ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 50। पीछा और बच निकलना। थेम्स नदी के उस हिस्से के पास जहां रोदरहित का चर्च स्थित है, जहां किनारे की इमारतें सबसे गंदी हैं और नदी पर चलने वाले जहाज कोयले की धूल और पास बनी छोटी छोटी छतों वाले घरों के धुएं से काले हैं, वहां लंदन के कई छिपे हुए इलाकों में से सबसे गंदा, सबसे अजीब और सबसे असाधारण इलाका मौजूद है, जिसका नाम तक लंदन के अधिकांश निवासियों को पता नहीं है। इस जगह तक पहुंचने के लिए आगंतुक को संकरे, कीचड़ से भरे गलियों के जाल से होकर गुजरना पड़ता है, जहां नदी किनारे के सबसे गरीब और कठोर लोग रहते हैं और उनके कारोबार की वजह से यहां भीड़ लगी रहती है। दुकानों में सबसे सस्ती और घटिया चीजें भरी होती हैं। सबसे मोटे और सस्ते कपड़े दुकानदार के दरवाजे पर लटके होते हैं और घरों की खिड़कियों और दीवारों से लटके होते हैं। बेरोजगार मजदूरों, बालास्ट ढोने वालों, कोयला लादने वालों, बेशर्म औरतों, फटेहाल बच्चों और नदी के कचरे और गंदगी से जूझते हुए वह मुश्किल से आगे बढ़ता है। दाएं बाएं की तंग गलियों से आती गंदी बदबू और घिनौने दृश्य उसे परेशान करते हैं और भारी गाड़ियों के शोर से उसके कान बहरे हो जाते हैं, जो गोदामों से माल ढोती हैं, जो हर मोड़ पर ऊंची उठी होती हैं। आखिरकार जब वह और भी सुनसान और कम भीड़भाड़ वाली गलियों में पहुंचता है, तो वह झुकी हुई इमारतों के नीचे चलता है, टूटी फूटी दीवारें जो गिरने के कगार पर होती हैं, आधी ध्वस्त चिमनियां, खिड़कियां जो पुराने जंग लगे लोहे की सलाखों से ढकी होती हैं, और चारों ओर बर्बादी और उपेक्षा के निशान दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक बस्ती में साउथवार्क के बोरो में डॉकहेड के आगे जैकब का द्वीप स्थित है, जो एक कीचड़ भरे खाई से घिरा हुआ है, जिसकी गहराई 6 से 8 फीट और चौड़ाई 15 से 20 फीट तक होती है जब ज्वार आता है। इसे पहले मिल पोंड कहा जाता था, लेकिन इस कहानी के समय में इसे फॉली डिच के नाम से जाना जाता था। यह थेम्स से एक खाड़ी है और ज्वार के समय इसे सीसा मिल्स के स्लूस खोलने पर भरा जा सकता है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति मिल लेन पर बने लकड़ी के पुलों में से एक से देखे, तो वह देखेगा कि दोनों तरफ के घरों के निवासी अपने पिछवाड़े के दरवाजों और खिड़कियों से बाल्टियां, बर्तन और घरेलू उपकरण नीचे लटकाकर पानी खींच रहे होते हैं, और जब उसकी नज़र इन कामों से हटकर खुद घरों पर जाएगी, तो वह सामने के दृश्य से बेहद चकित हो जाएगा। आधी दर्जन घरों की पिछली ओर सामान्य लकड़ी की बालकनियां, जिनमें नीचे कीचड़ पर देखने के लिए छेद होते हैं, खिड़कियां टूटी फूटी और पैबंद लगी होती हैं, जिनसे कपड़े सुखाने के लिए डंडे बाहर निकले होते हैं, लेकिन उन पर कभी कपड़े नहीं दिखते। कमरे इतने छोटे, गंदे और संकरे होते हैं कि वहां की हवा भी गंदगी और घृणा के लिए बुरी लगती है। लकड़ी के कमरे कीचड़ के ऊपर लटके होते हैं और गिरने की धमकी देते हैं, जैसे कुछ पहले ही गिर चुके होते हैं। दीवारें कीचड़ में सनी होती हैं और नींव सड़ रही होती है। हर जगह गरीबी की हर बुरी निशानी और गंदगी, सड़न और कचरे का हर गंदा निशान दिखाई देता है। ये सब फॉली डिच के किनारों को सजाते हैं। जैकब के द्वीप पर गोदामों की छतें टूटी हुई हैं और वे खाली पड़ी हैं, दीवारें गिर रही हैं, खिड़कियां अब खिड़कियां नहीं रहीं, दरवाजे सड़कों में गिर रहे हैं, चिमनियां काली हो गई हैं, लेकिन अब उनमें से धुआं नहीं निकलता। 30 या 40 साल पहले, जब घाटे और चांसरी के मुकदमों ने इसे बर्बाद नहीं किया था, यह जगह समृद्ध थी, लेकिन अब यह वास्तव में एक उजड़ा हुआ द्वीप है। इन घरों के कोई मालिक नहीं हैं। जो हिम्मत रखते हैं, वे इन्हें तोड़कर अंदर जाते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं मरते हैं। उनके पास या तो गुप्त रूप से यहाँ रहने का कोई ठोस कारण होता है, या वे इतनी बुरी हालत में होते हैं कि उन्हें जैकब के द्वीप में शरण लेनी पड़ती है। इन घरों में से एक के ऊपरी कमरे में, जो एक अलग थलग और ठीक ठाक बड़ा घर था, बाकी मामलों में खस्ताहाल, लेकिन दरवाजे और खिड़की पर मजबूती से बंद किया गया था। जिस घर का पिछवाड़ा पहले से वर्णित खाई की तरफ था,
वहां 3 आदमी बैठे थे। वे कभी कभी एक दूसरे की ओर उलझन और उम्मीद से भरी नजरों से देखते हुए बैठे थे और कुछ समय तक गहरे और उदास सन्नाटे में डूबे रहे। इनमें से एक था टोबी क्रैकेट, दूसरा मिस्टर चिटलिंग और तीसरा एक 50 साल का डाकू जिसका नाक किसी पुराने झगड़े में लगभग टूट चुका था और जिसके चेहरे पर एक भयानक निशान था जो शायद उसी झगड़े की वजह से था। यह आदमी एक बागी था और इसका नाम काग्स था। काश, टोबी ने मिस्टर चिटलिंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुमने कोई और ठिकाना चुना होता जब 2 पुराने ठिकाने ज्यादा खतरनाक हो गए थे और यहाँ न आए होते, मेरे प्यारे दोस्त। क्यों नहीं किया, बेवकूफ, काग्स ने कहा। अरे, मैंने सोचा था कि तुम मुझे देखकर थोड़ा और खुश होगे, मिस्टर चिटलिंग ने उदास स्वर में कहा। देखो छोटे जनाब, टोबी ने कहा, जब कोई आदमी खुद को इतना अलग थलग रखता है जैसे मैंने किया है और इस वजह से उसके सिर पर एक सुरक्षित घर हो जिसमें कोई ताका झांकी न कर रहा हो, तो ये थोड़ा अजीब होता है कि एक नौजवान जनाब, चाहे वो कितना भी इज्जतदार और ताश खेलने के लिए कितना भी अच्छा क्यों न हो, ऐसे हालात में आए जैसा तुम हो। खासकर जब वह अलग थलग आदमी का एक दोस्त उसके साथ रुका हो जो विदेश से उम्मीद से जल्दी आ गया हो और जो इतना विनम्र हो कि वह न्यायाधीशों से मिलने की इच्छा न रखता हो, काग्स ने जोड़ा। थोड़ी देर के बाद टोबी क्रैकेट ने अपनी सामान्य बेफिक्र अंदाज को बनाए रखने की कोशिश छोड़ते हुए चिटलिंग की तरफ मुड़कर कहा, फैगिन को कब पकड़ा गया था? दोपहर के खाने के वक्त, आज दोपहर 2 बजे। चार्ली और मैंने अपनी किस्मत चिमनी में छिपकर बचाई और बोल्टर खाली पानी के ड्रम में सिर के बल घुस गया, लेकिन उसकी टांगें इतनी लंबी थीं कि बाहर निकल गईं और इसलिए उसे भी पकड़ लिया। और बेचारी बेट, वह लाश को देखने गई, ये जानने के लिए कि वह कौन था, चिटलिंग ने कहा, और उसका चेहरा और भी ज्यादा गिरा और पागल हो गई, चिल्लाने और चिल्लाने लगी और अपना सिर दीवारों पर मारने लगी, इसलिए उन्होंने उसे बांधकर अस्पताल भेज दिया और अब वह वहीं है। यंग बेट्स का क्या हुआ? काग्स ने पूछा। वह इंतजार कर रहा था अंधेरा होने से पहले यहाँ न आने के लिए, लेकिन वह जल्द ही यहाँ होगा, चिटलिंग ने जवाब दिया। अब और कहीं जाने की जगह नहीं है क्योंकि क्रिपल्स के लोग सब हिरासत में हैं। और मैं ऊपर गया और अपनी आंखों से देखा, वो जगह पुलिस से भरी हुई है। ये तो बुरा हो गया, टोबी ने अपने होंठ काटते हुए कहा। इससे कई लोग फंसेंगे। सत्र चल रहे हैं, काग्स ने कहा। अगर वे जांच पूरी कर लें और बोल्टर सरकारी गवाह बन जाए जैसा कि उसने अभी तक कहा है, वे साबित कर सकते हैं कि फैगिन पहले से ही इसमें शामिल था और शुक्रवार को मुकदमा शुरू हो जाएगा और वह 6 दिन में फांसी पर चढ़ जाएगा। भगवान की कसम, तुम्हें लोगों की चीखें सुननी चाहिए थीं, चिटलिंग ने कहा। अधिकारियों ने शैतानों की तरह लड़ाई की, नहीं तो लोग उसे खींच ले जाते। एक बार वह गिर भी गया था, लेकिन उन्होंने उसके चारों ओर घेरा बना लिया और उसे बचा लिया। तुमने उसे देखना चाहिए था, कैसे वह चारों ओर देख रहा था, पूरा गंदगी और खून में सना हुआ, और अधिकारियों से ऐसे चिपक गया जैसे वे उसके सबसे प्यारे दोस्त हों। मैं अभी भी देख सकता हूँ, भीड़ के दबाव से वे सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे और उसे अपने साथ खींच रहे थे। मैं देख सकता हूँ लोगों को एक दूसरे के पीछे कूदते हुए और दांत निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए। मैं उसके बालों और दाढ़ी पर खून देख सकता हूँ और महिलाओं की चीखें सुन सकता हूँ जो गुस्से में आकर भीड़ के बीच में घुस गई थीं और कसम खा रही थीं कि वे उसका दिल निकाल लेंगी। इस दृश्य से आतंकित गवाह ने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए और अपनी आंखें बंद कर पागल की तरह कमरे में इधर-उधर घूमने लगा। जब वह इस तरह व्यस्त था और दोनों आदमी चुपचाप जमीन की तरफ देखते हुए बैठे थे, सीढ़ियों पर एक हल्की आवाज आई और साइक्स का कुत्ता कमरे में कूद पड़ा।
वे खिड़की की तरफ दौड़े, नीचे की तरफ भागे और सड़क पर निकल गए। कुत्ता एक खुली खिड़की से अंदर कूदा था। उसने उन्हें पीछा करने की कोशिश नहीं की और न ही उसका मालिक कहीं दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है? टोबी ने वापस लौटने पर कहा। वह यहाँ नहीं आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं। अगर वह आ रहा होता तो कुत्ता उसके साथ होता, काक्स ने कहा, जो कुत्ते की जांच करने के लिए झुका, जो फर्श पर हाँफ रहा था। इधर, इसके लिए थोड़ा पानी लाओ, यह थककर चूर हो गया है। इसने सारा पानी पी लिया, एक एक बूंद। चिटलिंग ने कुत्ते को कुछ देर तक चुपचाप देखते हुए कहा। यह कीचड़ से सना हुआ है, लंगड़ा रहा है, आधा अंधा हो गया है, यह लंबा सफर तय करके आया है। यह कहाँ से आया होगा? टोबी ने चौंकते हुए कहा। यह बाकी ठिकानों पर जरूर गया होगा और वहां अजनबियों को देखकर यहां आ गया, जहां यह कई बार पहले भी आ चुका है। लेकिन यह पहले कहाँ गया होगा और यहां अकेला कैसे आया? वह उनमें से कोई भी हत्यारे को उसके पुराने नाम से नहीं बुलाता था। उसने खुद को खत्म नहीं किया होगा। तुम क्या सोचते हो? चिटलिंग ने कहा। टोबी ने अपना सिर हिलाया। अगर उसने ऐसा किया होता, काक्स ने कहा, तो कुत्ता हमें वहां ले जाने की कोशिश करता जहां उसने ऐसा किया। नहीं, मुझे लगता है कि वो देश से भाग गया है और कुत्ते को पीछे छोड़ दिया है। उसने किसी तरह कुत्ते को चकमा दिया होगा, नहीं तो कुत्ता इतना शांत नहीं होता। यह सबसे सही और संभावित हल लग रहा था, इसलिए इसे मान लिया गया। कुत्ता एक कुर्सी के नीचे रेंगकर खुद को लपेटकर सो गया और किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब अंधेरा हो चुका था, शटर बंद कर दिया गया और एक मोमबत्ती जलाई गई और मेज पर रख दी गई। पिछले 2 दिनों की भयानक घटनाओं ने तीनों पर गहरा असर डाला था, जो उनके खुद के हालात की खतरनाक स्थिति और अनिश्चितता से और बढ़ गया था। वे अपनी कुर्सियों को पास खींचकर बैठ गए, हर आवाज पर चौंकते हुए। वे कम बोल रहे थे और वह भी फुसफुसाते हुए और ऐसे चुपचाप और डरे हुए थे जैसे कि मरी हुई औरत की लाश अगले कमरे में पड़ी हो। वे कुछ समय तक इसी तरह बैठे रहे, जब अचानक नीचे दरवाजे पर तेजी से दस्तक हुई। यंग बेट्स, काग्स ने गुस्से से चारों ओर देखते हुए कहा, जिससे वह अपना डर छिपा सके। फिर से दस्तक आई। नहीं, यह वो नहीं था। वह कभी इस तरह दस्तक नहीं देता। क्रैकेट खिड़की के पास गया और पूरे शरीर में कांपते हुए अपना सिर खींच लिया। उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी कि कौन था, उसका पीला चेहरा ही काफी था। कुत्ता भी तुरंत चौकन्ना हो गया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। हमें उसे अंदर आने देना होगा, उसने मोमबत्ती उठाते हुए कहा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? दूसरे आदमी ने घबराई आवाज में पूछा। नहीं, उसे अंदर आना ही होगा। हमें अंधेरे में मत छोड़ो, काक्स ने कहा, चिमनी से एक मोमबत्ती उठाते हुए और उसे जलाते हुए। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि दस्तक 2 बार और हुई, इससे पहले कि वह जलाने का काम पूरा करता। क्रैकेट दरवाजे की ओर गया और वापस आया। उसके पीछे एक आदमी था, जिसके चेहरे के निचले हिस्से पर एक रुमाल लिपटा हुआ था और उसके सिर पर एक और रुमाल था जो टोपी के नीचे बंधा हुआ था। उसने धीरे धीरे उन्हें हटाया। सफेद चेहरा, धंसी हुई आंखें, गालों की खोखल, 3 दिन की दाढ़ी, कमजोर शरीर, भारी भारी सांसें, यह साइक्स का जैसे भूत था। उसने कमरे के बीच में रखी कुर्सी पर हाथ रखा, लेकिन उसमें बैठने से पहले कांपते हुए ऐसा लगा कि वह अपने कंधे के ऊपर देख रहा है। उसने कुर्सी को दीवार के पास खींच लिया, जितना करीब हो सके, और उसे वहां रगड़ते हुए बैठ गया। कोई शब्द नहीं बोला गया था। उसने चुपचाप एक से दूसरे की तरफ देखा। अगर कोई नजरें चुपके से उसकी तरफ उठतीं और उसकी आंखों से मिलतीं, तो वे तुरंत हट जातीं।
जब उसकी खोखली आवाज ने सन्नाटा तोड़ा तो तीनों चौंक गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसकी आवाज पहले कभी सुनी ही न हो। यह कुत्ता यहाँ कैसे आया? उसने पूछा। अकेला। 3 घंटे पहले। आज रात के अखबार में लिखा है कि फैगिन पकड़ा गया है। क्या यह सच है या झूठ? सच है। वे फिर चुप हो गए। तुम सब के सब धिक्कार के लायक हो, साइक्स ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या तुम लोगों के पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? उनके बीच थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम जो इस घर को चलाते हो, साइक्स ने क्रैकेट की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेचने का इरादा रखते हो या मुझे यहाँ तब तक रहने दोगे जब तक यह खोजबीन खत्म नहीं हो जाती? अगर तुम्हें सुरक्षित लगता है तो तुम यहाँ रह सकते हो, संबोधित व्यक्ति ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। साइक्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें पीछे की दीवार पर ऊपर की ओर ले जाते हुए कहा, क्या वह लाश, क्या उसे दफनाया गया? उन्होंने अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं किया गया? उसने उसी नजर से पीछे की तरफ देखते हुए कहा। ऐसी भयानक चीजों को जमीन के ऊपर क्यों रखा हुआ है? यह कौन दस्तक दे रहा है? क्रैकेट ने इशारे से बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, और तुरंत वापस आया। उसके पीछे चार्ली बेट्स था। साइक्स दरवाजे के सामने बैठा था, इसलिए लड़का कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर उस पर पड़ी। तो भी, लड़के ने पीछे हटते हुए कहा। जब साइक्स ने उसकी ओर देखा, तुमने मुझे ये नीचे क्यों नहीं बताया? तीनों के पीछे हटने के इतने भयानक अंदाज ने उस दयनीय आदमी को इस लड़के तक से समर्थन पाने की कोशिश करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए उसने सिर हिलाया और ऐसा किया जैसे वह उससे हाथ मिलाना चाहता हो। मुझे किसी और कमरे में जाने दो, लड़के ने और पीछे हटते हुए कहा। चार्ली, साइक्स ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरे पास मत आओ, लड़के ने जवाब दिया, अब भी पीछे हटते हुए और डर से हत्यारे के चेहरे की ओर देखते हुए। तुम राक्षस हो। आदमी आधे रास्ते पर रुक गया और दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे साइक्स की आंखें नीचे झुक गईं। तुम तीनों गवाह रहना, लड़के ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा और बोलते बोलते और भी उत्तेजित हो गया। तुम तीनों गवाह हो, मुझे उससे डर नहीं है। अगर वो यहाँ आया और लोग उसके पीछे आए तो मैं उसे पकड़वा दूंगा। हाँ, करूंगा। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वो चाहे मुझे इसके लिए मार डाले या हिम्मत हो तो कोशिश करे, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं उसे पकड़वा दूंगा। चाहे उसे उबाल कर मारना पड़े, मैं उसे पकड़वा दूंगा। हत्या। मदद करो। अगर तुम तीनों में से कोई एक भी आदमी है तो मेरी मदद करो। हत्या। मदद करो। उसे पकड़ो। यह चिल्लाते हुए और इसके साथ साथ उग्र इशारे करते हुए लड़का अकेले ही उस ताकतवर आदमी पर कूद पड़ा और अपनी तीव्र ऊर्जा और अचानक हुए हमले से उसे भारी जमीन पर पटक दिया। तीनों दर्शक जैसे स्तब्ध हो गए। उन्होंने कोई दखल नहीं दिया और लड़का और आदमी जमीन पर लुढ़कते रहे। लड़का उस पर हो रही मार को अनदेखा करते हुए हत्यारे की छाती पर कसकर अपनी पकड़ और मजबूत करता गया और पूरी ताकत से मदद के लिए पुकारता रहा। हालांकि यह लड़ाई बहुत असमान थी और ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। साइक्स ने उसे नीचे गिरा दिया और उसका घुटना उसकी गर्दन पर था। तभी क्रैकेट ने उसे डर से पीछे खींच लिया और खिड़की की तरफ इशारा किया। नीचे रोशनी चमक रही थी, जोर जोर से बातें करने की आवाजें आ रही थीं और तेज कदमों की आवाजें जो अनथीन लग रही थीं, करीबी लकड़ी के पुल को पार कर रही थीं। भीड़ में एक आदमी घोड़े पर भी दिख रहा था, क्योंकि उबड़खाबड़ फर्श पर घोड़ों के खुरों की आवाज गूंज रही थी। रोशनी की चमक बढ़ गई, कदमों की आवाजें और तेज और जोरदार हो गईं।
फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और फिर गुस्साई आवाजों का इतना भयंकर शोर उठा जिससे सबसे बहादुर व्यक्ति भी कांप जाए। मदद! लड़के ने एक ऐसी चीख के साथ चिल्लाया जो हवा को चीर रही थी। वो यहाँ है! दरवाजा तोड़ डालो! राजा के नाम पर बाहर से आवाजें आईं और गुस्से से भरी आवाज फिर उठी, लेकिन और भी तेज। दरवाजा तोड़ डालो! लड़के ने चीखते हुए कहा। मैं कहता हूं वो लोग दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे। सीधे उस कमरे में जाओ जहां रोशनी है। दरवाजा तोड़ दो! जैसे ही उसने बोलना बंद किया, दरवाजे और निचली खिड़कियों के शटर पर जोर जोर से वार होने लगे और भीड़ से एक जोरदार हल्ला उठा जिससे सुनने वालों को पहली बार उसकी विशालता का अंदाजा हुआ। किसी ऐसी जगह का दरवाजा खोलो जहां मैं इस चीखने वाले शैतान को बंद कर सकूं, साइक्स ने गुस्से से चिल्लाया, इधर उधर दौड़ते हुए और अब लड़के को ऐसे घसीटते हुए जैसे वह एक खाली बोरी हो। वो दरवाजा! जल्दी! उसने लड़के को अंदर फेंका, दरवाजे को बंद किया और चाबी घुमा दी। नीचे का दरवाजा पक्का बंद है। डबल लॉक और चैन लगी हुई है, क्रैकेट ने जवाब दिया, जो बाकी दोनों लोगों के साथ अब भी पूरी तरह से हैरान और असहाय खड़े थे। दरवाजे के पैनल, क्या वो मजबूत हैं? चादर वाली लोहे से ढके हुए हैं। और खिड़कियां भी? हाँ, खिड़कियां भी। तुम सब धिक्कार के लायक हो! बौखलाए बदमाश ने खिड़की का सैश उठाते हुए और भीड़ को धमकाते हुए चिल्लाया। जो करना है कर लो, मैं तुमसे बाजी जीतूंगा। जितनी भी भयानक चीखें कभी इंसानों ने सुनी होंगी, उनमें से कोई भी इस गुस्साई भीड़ की चीखों से ज्यादा भयानक नहीं हो सकती थी। कुछ लोग पास खड़े लोगों से घर में आग लगाने के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ अधिकारी से उसे गोली मार देने के लिए चीख रहे थे। उनमें सबसे ज्यादा गुस्सा घोड़े पर सवार आदमी दिखा, जो अपने घोड़े से कूद पड़ा और ऐसे भीड़ को चीरता हुआ आया जैसे पानी में रास्ता बना रहा हो, और खिड़की के नीचे खड़े होकर बाकी सबसे ऊपर उठती आवाज में चिल्लाया, जो सीढ़ी लाएगा उसे 20 गिनी मिलेंगी। निकटतम आवाजों ने इस चीख को उठाया और सैकड़ों ने इसका प्रतिध्वनि दी। कुछ सीढ़ियों के लिए चिल्लाए, कुछ स्लेजहैमर के लिए, कुछ मशाले लेकर इधर उधर दौड़ने लगे जैसे कि उन्हें ढूंढ रहे हों, और फिर वापस आकर फिर से गरजे। कुछ अपनी नाकामियों की गालियों में अपनी सांस बर्बाद कर रहे थे, कुछ पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे जिससे नीचे के लोगों की प्रगति में रुकावट आ रही थी, और सबसे बहादुरों में से कुछ दीवार की दरारों और पानी के नालों से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और सब नीचे अंधेरे में ऐसे हिल रहे थे जैसे गुस्से वाली हवा से खेत में खड़ी फसल हिल रही हो, और समय समय पर एक जोरदार उग चीख में शामिल हो जाते थे। ज्वार! हत्यारे ने चिल्लाया जैसे ही वह कमरे में पीछे हटता गया और चेहरे छिपा दिए। जब मैं आया तो ज्वार चढ़ा हुआ था। मुझे एक रस्सी दो, लंबी रस्सी। वे सब सामने हैं। मैं फॉली डिच में गिर सकता हूं और इस रास्ते से भाग सकता हूं। मुझे रस्सी दो, वरना मैं 3 और हत्याएं कर दूंगा और खुद को मार दूंगा। डर से बेजान लोग उस जगह की ओर इशारा करने लगे जहां ये चीजें रखी गई थीं। हत्यारा जल्दी से सबसे लंबी और मजबूत रस्सी चुनकर घर की छत पर चढ़ गया। घर के पीछे की सभी खिड़कियां पहले ही बंद कर दी गई थीं, सिवाय एक छोटे से जाल के जो उस कमरे में था जहां लड़का बंद था, और वह उसके शरीर के निकलने के लिए भी बहुत छोटा था। लेकिन इस दरवाजे से उसने बाहर वालों को पीछे के लिए देखने के लिए लगातार बुलाना नहीं छोड़ा, और जब हत्यारा आखिरकार छत पर निकला तो एक जोरदार चीख ने सामने वालों को इसकी सूचना दी, जो तुरंत चारों ओर दौड़ने लगे, एक दूसरे पर दबाव डालते हुए। उसने एक बोर्ड लगाया जिसे वह अपने साथ लाया था, दरवाजे के खिलाफ इतनी मजबूती से कि इसे अंदर से खोलना बहुत कठिन हो जाएगा,
और टाइलों पर रेंगते हुए उसने नीची बालकनी के ऊपर देखा। पानी सूख गया था और खाई की मिट्टी भरी हुई थी। भीड़ इस कुछ पलों में चुप हो गई थी, उसकी हरकतें देख रही थी और उसके इरादे पर संदेह कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उसका इरादा विफल हो गया, उन्होंने एक जीत की चीख उठाई जो उनकी पहले की सारी चीखों से तेज थी। बार बार यह चीख उठी। जो लोग इससे बहुत दूर थे और इसका अर्थ नहीं समझते थे, उन्होंने भी इसकी आवाज उठाई। यह गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी शहर की आबादी उसे कोसने के लिए बाहर आ गई हो। लोग सामने से आगे बढ़ रहे थे, आगे आगे, गुस्से भरे चेहरों की एक मजबूत धारा के साथ, यहाँ वहाँ एक जलती मशाल के साथ जो उन्हें रोशन कर रही थी और उनकी पूरी गुस्से और जुनून को दिखा रही थी। खाई के विपरीत तरफ के घरों में भीड़ घुस गई थी। खिड़कियां ऊपर फेंकी गईं या पूरी तरह से फाड़ दी गईं। हर खिड़की में चेहरे की कतारें थीं, हर घर की छत पर लोगों का समूह। हर छोटी पुल और दृश्य में तीन थीं, उस पर भीड़ के वजन के नीचे झुक गई। फिर भी धारा आगे बढ़ रही थी, कुछ कोने या छिद्र को खोजने के लिए जिससे वे अपनी चीखें निकाल सकें और केवल एक पल के लिए उस दीनहीन व्यक्ति को देख सकें। अब उन्होंने उसे पकड़ लिया। निकटतम पुल पर एक आदमी ने चिल्लाया, हुर्रे! भीड़ ने अपने सिरों को ढककर हल्का हो गया और फिर से चीख उठी, मैं 50 पाउंड दूंगा। एक बूढ़े सज्जन ने उसी दिशा से चिल्लाया, उस आदमी को जो उसे जिंदा पकड़कर लाएगा। मैं यहाँ रुकूंगा जब तक वह मुझसे इसके लिए न पूछे। एक और गरज उठी। इस क्षण में भीड़ में खबर फैली कि दरवाजा आखिरकार तोड़ दिया गया है और जिसने पहले सीढ़ी के लिए कहा था वह कमरे में चढ़ गया है। जैसे ही यह जानकारी मुंह से मुंह फैली, धारा अचानक मुड़ गई और खिड़कियों पर लोग जो पुलों पर वापस लौटते हुए देख रहे थे, अपने स्थान छोड़कर सड़क पर दौड़ पड़े और उस स्थान पर पहुंच गए जहां से वे निकले थे। हर आदमी अपने पड़ोसी के साथ धक्का मुक्की कर रहा था और सब दरवाजे के करीब पहुंचने और अपराधी को देखने के लिए बेचैन थे। जब अधिकारी उसे बाहर लाए, उन लोगों की चीखें और कराहें जो लगभग दम घुटने तक दबाए गए थे या जूते के नीचे आकर कुचले गए थे, भयावह थीं। संकीर्ण रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए थे और इस समय कुछ लोग घर के सामने जगह पाने के लिए दौड़ रहे थे, जबकि अन्य अपने आप को भीड़ से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हत्यारे पर ध्यान भटक गया, हालांकि उसे पकड़ने की सर्वव्यापी इच्छा, अगर संभव हो, और बढ़ गई थी। मनुष्य ने भीड़ की हिंसा और बचने की असंभवता से पूरी तरह से संकुचित होकर नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही उसने यह अचानक परिवर्तन देखा, उसने अपने पैरों पर कूदकर अपनी जान के लिए एक अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। खाई में कूदकर और दम घुटने के खतरे के बावजूद अंधेरे और अराजकता में रेंगने की कोशिश की। नई ताकत और ऊर्जा में उठकर और घर के अंदर की आवाज से प्रेरित होकर जो यह बताती थी कि वास्तव में एक प्रवेश किया गया है, उसने चिमनियों के ढेर के खिलाफ अपना पैर रखा, रस्सी का एक सिरा मजबूती से उसके चारों ओर लपेटा और दूसरे सिर से अपने हाथों और दांतों की मदद से लगभग 1 सेकंड में एक मजबूत फंदा बना लिया। वह रस्सी के द्वारा अपने शरीर की ऊंचाई से कम ऊंचाई पर लटक सकता था और उसके हाथ में उसकी चाकू तैयार थी ताकि वह उसे काट सके और गिर सके। जैसे ही उसने फंदा अपने सिर के ऊपर लाया और जब उस बूढ़े सज्जन ने, जो भीड़ की ताकत का सामना करते हुए पुल की रेलिंग को मजबूती से पकड़े हुए था, उन लोगों को गंभीरता से चेतावनी दी कि आदमी खुद को नीचे गिराने वाला है, ठीक उसी क्षण हत्यारे ने छत पर पीछे मुड़कर अपने सिर के ऊपर अपने हाथ उठाए और आतंक की एक चीख मारी। फिर वही आंखें, उसने एक अदृश्य चीख में कहा। बिजली के झटके से जैसे ही वह स्टैगर हुआ, उसने अपना संतुलन खो दिया और परापेट पर गिर पड़ा। फंदा उसकी गर्दन पर था।
यह उसके वजन के साथ ऊपर चला गया, धनुष की तंतु की तरह तंग और तीर की तरह तेज। वह 35 फीट तक गिरा। एक अचानक झटका, अंगों में एक भयंकर कंपन, और वह वहीं लटका रहा। उसकी कटी हुई चाकू उसकी कड़ी हुई मुट्ठी में थी। पुरानी चिमनी ने इस झटके से कांपना शुरू किया, लेकिन बहादुरी से खड़ी रही। हत्यारा दीवार के खिलाफ बेहोश झूल रहा था, और लड़के ने उस लटकते शरीर को हटाते हुए जो उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था, लोगों से कहा कि वे आकर उसे निकालें, भगवान के लिए। एक कुत्ता जो अब तक छिपा हुआ था, परापेट पर हताश भौंकते हुए पीछे और आगे दौड़ने लगा और कूदने के लिए तैयार होकर मृत व्यक्ति के कंधों पर कूदने लगा। अपना निशाना चूकते हुए वह खाई में गिर गया। जैसे ही वह पलटा और एक पत्थर से अपना सिर टकराकर उसने अपने मस्तिष्क को बाहर फेंक दिया।